हम डिस्कस कर रहे थे 6 सिग्नम के बारे में, ठीक है। इसमें मैंने आपको 16s RNA की बात बताई थी बेटा, जो शायद समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। 16s RNA के बेस पर एक तो कार्ल बोस ने पता करा था, ठीक है, कि इसका मतलब दो बैक्टीरिया में दो ग्रुप कर दिए थे, उसने किंगडम ही अलग कर दी थी, ठीक। दूसरा था बेटा एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एक पॉइंट और था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादातर जो बनी होती है बेटा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। बट आर्के बैक्टीरिया में कार्ल बोस ने क्या नोट करा कि इसमें लिपिड्स की एक साइड ब्रांच होती है, साइड में एक ब्रांच होती है जो बेटा मोनोलिपिड कह सकते हैं आप, मोनोपाइलर बोला जाएगा, या मोनोलिपिड्स करेंगे इसको, मोनोलिपिड्स की बनी रहती है बेटा। कहने का मतलब है कि फॉस्फोलिपिड्स की ज्यादा ना होकर मोनोलेयर प्रेजेंट होती है, ठीक। एक ब्रांच चेन होती है मोनोलिपिड्स की, साइड ब्रांच की। तो ये छोटा सा डिफरेंस और नोट करा उन्होंने। इन डिफरेंस के बेसिस पर कार्ल बोस ने कहा कि जो आपकी किंगडम मोनेरा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो और बना दो किंगडम, दो किंगडम बना दो, किंगडम एक बता दो बेटा किंगडम आर्किया, ठीक है, और एक बना दो किंगडम मोनेरा, ओ सॉरी यू बैक्टीरिया। ये दो किंगडम बना दो। और अब मैं जो बता रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कार्ल बोस ने 3 डोमेन भी दिया था बेटा, 3 डोमेन इन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है, 3 डोमेन सिस्टम। क्या कहा था बेटा उन्होंने कि केवल 3 ही डोमेन बनानी चाहिए। पहली डोमेन क्या होगी, किंगडम आर्किया, ठीक है। दूसरी होगी यू बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया भी लिख लो, इसमें बैक्टीरिया में बैक्टीरिया लिखो खाली, इसमें बैक्टीरिया, इसमें यू बैक्टीरिया आ जाएंगी, इसमें आर की बैक्टीरिया आ जाएंगी, ठीक है। इसे किंगडम ना लिखो बेटा, केवल ये डोमेन लिखो इसको। उसने कहा था केवल 3 डोमेन बनाई जाए, एक आर के डोमेन, एक बैक्टीरिया डोमेन, और एक बनाओ यूकैरिया, मतलब यूकैरियोट से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बनाओ यूकैरिया, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया। इसमें आ जाएंगे आपके यू बैक्टीरिया, और इसमें सारे यूकैरियोट्स आ जाएंगे, ऑल यूकैरियोट्स, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे हर साल क्वेश्चन पूछ ही जाता है लगभग, कि 3 डोमेन का क्या मतलब है। उसने कहा था 3 डोमेन बनाए जाए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब सारे यूकैरियोट्स को, इसमें सारी फंगाई आपकी, ठीक है, प्रोटिस्टा, सब चीज यूकैरियोट्स की एक ग्रुप में रख दो। और उसने कहा था प्रोकैरियोट्स को आर्किया और बैक्टीरिया दो अलग ग्रुप बनाओ। समझ आया बच्चों? जल्दी मुझे मैसेज करो, ये बात समझ में आई? कहाँ है सब बच्चे, प्रेजेंट है क्लास में? ओके, ठीक है, चलो बेटा। और उसने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी, उसने माना था, आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे भी, कि चाहे यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, सबका एंसेस्टर एक ही है, ठीक है। और उसको इसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था उसको?
प्रोजीनोट, प्रोजीनोट, ठीक है। जैसे बेटा आर्की बैक्टीरिया को उसने माना कि आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले डेवलप्ड हुए, फिर बैक्टीरिया, फिर यूकैरियोट्स आए, तो आर्की बैक्टीरिया प्रोजीनोट हो गए, है ना। तो उसने बताया कि प्रोजीनोट मतलब हम सब एक ही चीज से इवॉल्व हुए। ठीक, समझ आ गई बात। ये बात भी कार्ल वोस ने कही थी। ये 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो 16s आरएनए वाला, एक ही 3 डोमेन वाला, और एक प्रोजीनोट टर्म से आपको पूछा जा सकता है। हो गया बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। सॉरी बच्चों, कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। नाउ इट इज स्टेबल। बेटा देखो, डोमेन और सब किंगडम ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आप बस इतना जानो कि कार्ल वोस ने ये कहा था कि ये आप किंगडम, 3 किंगडम बनाकर ही सारी चीजों को डिवाइड कर दो। उसने 3 डोमेन बोला था इनको, ठीक है। समझ आ रही बात। ये सब किंगडम ऐसा नहीं है कि जैसे उसने मोनेरा को 2 में पॉइंट में कोपलैंड में कहा था कि मोनेरा में आर्की और यू बैक्टीरिया भी आएंगे, वो बात नहीं है बेटा। सब किंगडम तो वो चीज हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा था कि 3 डोमेन ही बनाए जाए, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इन 3 डोमेन में इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि पहले में आर्की बैक्टीरिया आ जाए, फिर यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया होंगे, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, और तीसरे में यूकैरियोट, सारे एक ही। समझ आ रही है मेरी बात, ये कहा था उसने। क्लियर है बच्चों? मैसेज में ओके। अब हमारा भाई इस चैप्टर में नया मोड शुरू हो रहा है। अब हम एक एक करके सारी किंगडम्स को स्टडी करने वाले हैं। पहले हम किंगडम मोनेरा को लेंगे, ठीक है। किंगडम मोनेरा ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम में से बेटा मानी जाती है, ठीक है। और इसमें बड़ा डिटेल में काफी लंबी चलेगी अपनी ये। इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है बेटा जो हर जगह मिले, फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, जो हर जगह मिले। बैक्टीरिया हर जगह है, ठीक है। तो बेटा इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया ही आने हैं, तो वो हर जगह मिलते हैं, तो इनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। ये दिया था बेटा कोपलैंड ने, साइंटिस्ट कोपलैंड ने किंगडम मोनेरा का सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, हम पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे इसकी। ये काफी वाइड है, काफी बड़ा है। इसमें पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे हम, उसमें बहुत सी चीजें आने वाली हैं। और ये जो मैं अभी बता रहा हूं आपको ना, जो शुरुआत में बताऊंगा, इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, ये सारी चीजें आप आगे सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। मैं अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको नहीं बताऊंगा, बट एक स्ट्रक्चर आप इसका बनाना बेटा। जो अभी जरूरत है उतना बताएंगे बेटा, बाकी प्रोकैरियोट्स में आप बैक्टीरिया का पूरा डायग्राम अच्छे से स्टडी करो। अपा बायो के अटेंड कर रहा हूँ। सुनो, मेरे बिना मत जाना, ये गलत बात है। हम पैसे खर्चने जा रहे हैं, हम तो ओहो, मैंने 3 चीजें बताई। गलत बात है बहुत ग्लाइकोकैलेक्स, ज्यादा। ठीक है, सेल वॉल, और तीसरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है बेटा, एक एक करके बता दूंगा मैं सारी चीजें क्या क्या होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ चीजें बाहर को निकली हुई होती हैं, दीज आर फ्लैजेला। और भी कुछ चीजें होती हैं बेटा, इसको पिली बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका जो स्ट्रक्चर बच्चों, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, ये भी मीजोजोम है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ये बेटा आप कह सकते हैं अलग पड़ा हुआ साइटोप्लाज्म में, या इसको सेंट्रल मीजोजोम भी बोल सकते हैं। ये बेटा इसका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियाइड है, इसमें बेटा डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, और इसमें ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बनाओ बच्चों इसको जल्दी, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बता लेना बेटा प्लाज्मिड। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। हो जाए तो मुझे पिंग करेंगे बेटा। हो गया? बच्चों +2 वाले बच्चे इतने रेस्पॉन्सिव होते हैं, एक क्लास में कम से कम 40-50 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं। अच्छा तान्या बेटा, अभी ये पूछो मत क्या बनाया सर आपने, अभी तो बना लो आप, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, इसे पाइलस भी लिख सकते हो बेटा। चलिए अच्छा, अभी फिलहाल मैं डायग्राम रफ नहीं करूंगा, बना रहने देते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, पहली न्यूक्लियोइड की। देखो बेटा ये क्या है, मैंने आपको कल भी जब हम समझ रहे थे तो आपको मैंने कैरियन वर्ड लिख के दिखाया था बेटा। ठीक है, कैरियन वर्ड में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि न्यूक्लियस अगर पूरा डेवलप्ड हो, ठीक है, न्यूक्लियस अगर पूरा डेवलप्ड हो, देखो मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और ये है डायग्राम पूरा न्यूक्लियस का। और इसमें होता है बच्चों, इसका जो साइटोप्लाज्म, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें थ्रेड लाइक डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, ये होता है बेटा क्रोमैटिन। और बच्चों इसकी जो न्यूक्लियस की वॉल होती है, मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। क्या बताया बेटा मैंने, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोलस होगा,
और डीएनए का अच्छा खासा स्ट्रैंड होगा और उसके पैकिंग के लिए एक क्रोमेटिन क्या है बेटा, डीएनए, उसकी पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये सब आपको समझ में आएगा, आपको तो सभी पढ़ना है। हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो डीएनए को कॉम्पैक्टली पैक करती हैं। ये एक कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बेटा ये सारी चीजें नहीं होती, और जो होती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसमें क्या होता है, केवल डीएनए की ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सॉरी न्यूक्लियस की बेटा, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ऐसे ही नंगा पड़ा रहता है, ना ही न्यूक्लियोलस होगा ना ही कुछ और होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ बेटा? तो उसको टर्म दी जाती है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोइड में जो चीजें होती है वो मैं यहां लिख रहा हूं। न्यूक्लियोइड में क्या होते हैं, नेक्ड डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसे नेक्ड डीएनए आरएनए बोलेंगे, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, और बेटा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो डीएनए हो सकता है, नेक्ड आरएनए, ये सारी चीजें ना ही न्यूक्लियस होगा, क्या क्या नहीं होगा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नो न्यूक्लियोलस, और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पावनी बेटा समझ आया? सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ बच्चों? यस सर, ओके। एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, इसको बनाना, बनाया, इसको रब कर दूं? चलिए मैं रब कर रहा हूं। जो डीएनए होगा बेटा इसका, स्पेशली डीएनए, वो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंड का होगा, और मे बी सर्कुलर, मतलब सर्किल की शेप में भी प्रेजेंट हो सकता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और इस ऐसी कंडीशन को न्यूक्लियोइड कंडीशन बोला जाता है। तो ये तो आ गई हमारी पहली बात अंदर डीएनए की। ठीक है बच्चों, अब आते हैं देखो बेटा और सारी चीजों पर। मीसोसोम का रोल मैं अभी बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंदर की अगर हम बात करें तो एक ही इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, केवल होता है राइबोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं माना जाता, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हमें समझना है, इसकी 3 वॉल, ये तीनों की वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो हम समझते हैं, न्यूक्लियोइड को हम समझ गए, फिर मीसोसोम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो समझेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में। ये राइबोसोम रब कर रहा हूं बेटा, यहां से मैं इतना स्पेस ले लेता हूं। सो ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में देखते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है बेटा, ये बनती किससे है पहले तो ये समझेंगे। बनती है ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 तरह की लेयर्स बनती हैं। ठीक बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स मतलब 2 में डिवाइड करी जा सकती है, ऐसा समझे आप। ठीक, किस किस में? एक होती है बेटा स्लिम, स्लिम मतलब बिल्कुल पतली सी स्लाइम बिल्कुल, और दूसरी को बोलते हैं कैप्सूल। एक स्लाइम होती है, एक कैप्सूल होती है, ये दोनों ग्लाइकोकैलेक्स है बेटा।
ये दोनों ही ग्लाइकोकैलिक्स है, कैप्सूल और फ्लेम लेयर। ये जो स्लिम वाली होती है ये बेटा थिन होती है और लूज होती है, इट इज अ थिन और लूज होगी, ठीक है। और ये जो होगी ये थिक होगी बेटा और हार्ड होगी, थिक होगी और हार्ड होगी, ठीक। और बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है, दोनों का ही फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम और बेसिकली डब्ल्यूबीसीज होती है ना हमारे अंदर। तो बेटा ये जब बाहर की लेयर है ये टफ है, ठीक। जब टफ लेयर अगर अच्छी सी प्रेजेंट है बाहर तो आप समझ सकते हो कि वो इनको डब्ल्यूबीसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो मेन रोल इनका यही होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब इसका डेप्थ में आप बिल्कुल डिटेल में आप जब हम सेल पढ़ेंगे तो और समझोगे आप, पर इतना अभी के लिए काफी है, ठीक है। एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं बेटा, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के होते हैं। ये भी आप सेल वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ोगे, अभी यहां पर बेटा उसका रोल नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा नहीं तो। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेक्निक निकाली थी ग्राम स्टेनिंग। उसमें क्या था बेटा, कलर दिया जाता है बैक्टीरिया को। कुछ बैक्टीरिया कलर को रोक लेते हैं, कुछ नहीं रोक पाते हैं। जो रोक लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो नहीं रोकते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ग्राम नेगेटिव वायरुलेंट होते हैं, मतलब डिसीज कॉजिंग वाले होते हैं, ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये बेटा कम डेंजरस होते हैं, मतलब नॉन वायरुलेंट कह सकते हो आप। तो बच्चों अब आप समझ जाओ कि स्लाइम लेयर जो मिलेगी बेटा वो मिलती ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि नॉन वायरुलेंट है, आसानी से मारा जा सकता है, ठीक है। तो उसके पास जो लेयर होगी कवरिंग की ग्लाइकोकैलिक्स की वो थोड़ी पतली होगी। और बेटा ये वायरुलेंट है, मतलब वायरुलेंट तभी तो हुआ जब डिसीज कॉज कर रहा है, मरा नहीं, तभी तो डिसीज कॉज कर रहा है। तो ये होगा बेटा ग्राम नेगेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया। बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी लिखो और मुझे पिंग करो, फिर कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, रब कर दूं? चलो, तो ये तो हो गया बेटा इस लेयर के बारे में। अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में बच्चों एक लाइन लिखेंगे पहले आप, जो मैं बोल रहा हूं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। Cell wall is made up of peptidoglycan made up of पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है, अमीनो एसिड प्लस शुगर, ठीक है। तो सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सेप्ट आरके बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मतलब देखो अभी हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, हम पहले अभी यू बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे और आर्की बैक्टीरिया की अलग से कैटेगरी भी पढ़ेंगे, बट जनरल कैटेगरी में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखवाया है कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, केवल आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो तो। ठीक है, लिखो बेटा इस पॉइंट को जरूर। अब देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन कैसे बनी हुई होती है, वो देखना हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट नोट पॉइंट करके डाल लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे बेटा कैसे बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन। आपको मैंने बताया कि ये दो चीजों की बनी होती है बच्चों, अमीनो एसिड और शुगर की। शुगर जो होती है बेटा इसमें दो तरह की होती है, एक होती है नैम और एक होती है नैग, नाम और नैग नाग। ठीक है, एन होती है बेटा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैग होती है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल ये दो शुगर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और इन शुगर्स को ज्वाइन जो करता है वो अमीनो एसिड करते हैं। दिख रहा है बच्चों यहां से? हाँ, ज्वाइन जो करता है बेटा, ज्वाइन टू शुगर्स नैम और नैग। ठीक है, और बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना बेटा। आज वाली क्लास क्या बेटा? समझ क्यों नहीं आ रही भाई संजू? क्या डाउट आया मुझे बताओ, सिंपल तो है। देखो एक्सप्लेन क्या करना है बेटा, किंगडम मोनेरा शुरू करी है हमने, और मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का ये डायग्राम बनाया मैंने, इंटरनल डायग्राम। ठीक है, और इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम। मेन हमने पहले इसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करा। ठीक है, अब हम इसकी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब सेल वॉल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आया? एक बार तुम रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें सब समझ में आएगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। अब बेटा देखो ये हो गया, अब हम अगला देखते हैं। अब आते हैं बेटा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारी चीजें हैं, ये फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं, ये मीजोजोम्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मेन होती है बच्चों उससे ये पिली या पाइलस भी उसी से निकला हुआ है। ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम मीजोजोम के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम्स का क्या रोल होता है वो हमें देखना है बच्चों। रोल इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है।
एक्चुअली मीजोजोम्स दो तरह के होते हैं बेटा, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि मीजोजोम्स आपके सेल वॉल पर भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, और वैसे भी अटैच्ड है। एक तो होता है बेटा सेंट्रल मीजोजोम्स, और एक होगा लेटरल। सेंट्रल और लेटरल दो तरह के मीजोजोम्स होंगे बच्चों, ठीक है। सेंट्रल मीजोजोम्स मान लो ये वाला, मतलब जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है। सेंट्रल का मतलब ये नहीं कि वो सेंटर में ही प्रेजेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा, सेंटर में भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है। इतना ध्यान रखना, सेंट्रल वाला एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के लगभग पास रहता है, उससे एसोसिएट रहता है बेटा, एसोसिएशन रहता है इसका सेंट्रल वाले का न्यूक्लियस से, और हेल्प करता है बेटा, हेल्प करता है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। अब आ जाते हैं लेटरल मेसोजोम। लेटरल मेसोजोम, इसके बारे में देखते हैं बेटा, लेटरल मेसोजोम क्या होते हैं। ये बेटा एसोसिएट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे कि आप देख रहे हैं, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बेटा इसके पास होते हैं कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। देखिए बेटा, बिना रेस्पिरेशन के कोई सेल जिंदा नहीं रह सकती, आप समझ चुके हो लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में भी। तो रेस्पिरेशन करना होता है इसे, तो रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उसमें बेटा ये मीजोजोम हेल्पफुल होता है, और वो वाला होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। और स्पेशली बेटा रेस्पिरेटरी में स्पेशली ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये ईटीएस अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अभी आगे जब क्लासेस जाएंगी तब समझ में आएगा आपको। भाई इतना लिख लो कि ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? हो गया बेटा? मीजोजोम्स को कॉन्ड्रियोइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेटा जरूर पूछा जा सकता है। मतलब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट नहीं होता, मोनेरा पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स ही पढ़ रहे हैं, इनमें न्यूक्लियस अच्छा डेवलप नहीं है, कोई और ऑर्गेनल नहीं है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहां पर मीसोजोम्स जो काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम यूकैरियोट्स में हम लोगों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो काम यहाँ पर ये मीसोजोम कर रहा है। तो ये एनालॉगस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये इंपॉर्टेंट थी ये लाइन। अब देखो भाई, हमें इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का पता चल गया। राइबोसोम्स लिख लेना बेटा, इसमें जो होते हैं राइबोसोम्स,
ये 70S होते हैं, ये बात शायद मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक। और बेटा इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हम बता चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएट विद पीएम, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा बेटा। अब जो आती है बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आप अपनी टेबल खोल के देख लो चाहे पुरानी वाली, न्यूट्रिशन की बात आती है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक सेकेंड होल्ड करना। यस बच्चों, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें कई तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी, ठीक है। हमने दोनों तरह के पढ़े थे। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक कल मैंने टेबल में लिखवाए थे बेटा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, ये है मेजॉरिटी इसकी होती है, मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे बेटा वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक में दो चीजें आ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले या कीमोसिंथेसिस करने वाले, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक में तो कई सारी चीजें आ जाती हैं बेटा। इसमें क्या होता है कि दूसरे पर जो डिपेंड रहे, ठीक, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आता है, एक सिम्बायोटिक भी आता है। सिम्बायोटिक इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये आप आगे समझोगे, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होती है ये भी आगे समझोगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी इसकी होती है और आपकी ये होती है, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अभी देखो इसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर में सभी चीजें क्लियर हैं। एक तो फ्लैजला रह गया, उसके टाइप का तो बेसिस ही हमें अलग से पढ़ना है, वो मैं तब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक बेटा पाइलस, जिसका पाइलस की बात जो थी, वो जब हम सेक्सुअल इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब समझ में आएगा वो आपको, ठीक है। एक्चुअली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रिकर्सर होता है, प्रिमिटिव स्टेज, उसमें उसका रोल होता है, तो वो तब समझेंगे हम, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई थी, मेन सेल वॉल और न्यूक्लियाइड वगैरह और मीजोसोम्स, वो इंपॉर्टेंट था। अब बेटा इसकी शेप्स की बात करते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो, एनसीईआरटी की बुक में बच्चों इनके सारे डायग्राम बने हुए हैं, पेज नंबर 18, ठीक है। 18 पेज नंबर खोल के रखो बेटा, और जरा इसकी शेप्स देखेंगे, क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है बेटा? शेप्स, पहली तरह की जो शेप्स होती हैं दैट इज कोकस। देखो बुक में लिखा हुआ है आपका कोकस या कोकाई, कोकाई प्लूरल वर्ड हो गया बेटा, ठीक है। कोकस इज अ सिंगुलर वर्ड।
तो ये बेटा कैसी शेप होती है, कुछ नहीं बस स्पेरिकल, अंगूर की तरह, ठीक। और ये नॉन फ्लैजिलेट होती है, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता, इन तरह के बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। और अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये बेटा कई तरह से हो सकती हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, आपको समझना है। मोनोकोकस, अगर बेटा सिंगल एक ही प्रेजेंट है शेप में, ठीक है, एक ही शेप है, तो वो मोनोकोकस होगा। दूसरा होता है डिप्लोकोकस, मतलब शेप बैक्टीरिया की ऐसी दिख रही है कि दो अटैच है, ये दो अलग नहीं है, दो शेप ऐसी है उसकी, ठीक है, तो उसे डिप्लोकोकस बोलेंगे। एक होता है बेटा टेट्रा टेट्राकोकस, इसमें एक दो तीन चार, चार की शेप की तरह होता है, ठीक है, ये होगा टेट्राकोकस। ओके, एक आएगा बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, इसमें चार से ज्यादा, एक लंबी चेन सी होती है, मतलब चेन चेन की फॉर्मेशन होती है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस में, ठीक है। फिर आता है बेटा एक स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है बेटा, क्लस्टर की शेप दिखती है, मतलब अंगूर का गुच्छा टाइप, ठीक है, क्लस्टर क्लस्टर की तरह की शेप इसमें दिखती है। समझ आ रही है बच्चों? हो गया बेटा यहां तक? एक लास्ट और बता देता हूं, सारसीना, इसमें 3D शेप दिखती है बेटा, इसे सारसीना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी शेप आपकी कोकाई की है, ठीक, आपको कई जगह बैक्टीरिया में ये नाम मिलेंगे, इसलिए मैंने बताया। हो गया बच्चों, रब कर दूं? ओके, अब देखते हैं हम दूसरी शेप। दूसरी शेप आपकी बुक में बन रखी है बेटा बैसिलाई की, ठीक है, बैसिलाई की शेप है, डबल एल आई आएगा बेटा, बैसिलाई शेप, ठीक है। तो बैसिलाई की जो शेप होती है, इसमें क्या होता है बच्चे कि एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक, और इसके भी कई सारे टाइप होंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब या तो यहाँ या यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे बेटा, ठीक है। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और ये वाली जो शेप है बैसिलाई, इट इज द मोस्ट कॉमन शेप बेटा, ये मानी जाती है, मोस्ट कॉमन शेप होती है, ठीक। और इसमें एंडोस्पोर्स भी होते हैं, ये अभी लिख लेना, एंडोस्पोर्स बेटा बैक्टीरिया ना एंडोस्पोर्स इस शेप में बनाते हैं, अभी एंडोस्पोर्स पढ़ोगे आप इसी चैप्टर में आगे। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर बैक्टीरिया कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना स्पोर बना देता है, एंडोस्पोर्स बोलते हैं उसको, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तब दोबारा से आ जाता है नॉर्मल में, ठीक है। अब इसके अगर हम टाइप्स देखें, तो टाइप्स आएगा बेटा मोनोबैसिलस,
मोनोबैसिलस, पहला क्या आएगा बेटा, मोनोबैसिलस, मतलब सिंपल एक रॉड शेप, ये हो जाएगा मोनोबैसिलस। ठीक, फिर दूसरा आएगा डिप्लो, ठीक है, डिप्लोबैसिलस में हो जाएगा बेटा दो, ठीक है, डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। अब इसमें टेट्रा भी कह लो या स्ट्रेप्टोबैसिलस कह सकते हैं हम इसको, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसमें भी 2 3 4 5, ठीक है। और बेटा इसमें एक शेप अलग होती है, इसमें स्टेफाइलोकोकस नहीं हो सकती, क्लस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि ये रॉड शेप की है, रॉड शेप का क्लस्टर कैसे बनेगा, अंगूर का गुच्छा नहीं बन सकता, ठीक है। एक होता है बेटा इसमें ये वाली शेप, एक के ऊपर एक स्टैक सी बना लेते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे भी प्रेजेंट होती है, और उसे बोलते हैं पैलिसेड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, पैलिसेड शेप, ठीक है, ये पैलिसेड शेप होती है। हो गया बच्चों? ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी विब्रियो में। विब्रियो है एक फेस बेटा, विब्रियो को देखते हैं जरा, ये कॉमा शेप होती है, जैसे हम कॉमा बना देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस शेप का होता है ये बैक्टीरिया, और ये बेटा ग्रुप में नहीं रहता, सिंगल रहता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होता है, ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होता, और फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इसके पास होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसके ऐसे कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है, इसकी शेप के सिंगल होता है, सिंगल ही मिलता है बेटा, ठीक, ये हो गया विब्रो। लास्ट आ गया बेटा, लास्ट कौन सा है बताओ जरा बेटा, यहां तक समझ आया आपको? स्पाइरला, ठीक है, स्पाइरला होता है बेटा, इसे ट्विस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, ट्विस्टेड शेप बोलते हैं इसको, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड शेप, मतलब ये वैसे ऐसे 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 प्रेजेंट होगा, बट ज्यादातर में ना ऐसे दिखा रखा होता है बुक्स में, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखा है हल्का सा ट्विस्ट करता हुआ, और देखो इसमें लास्ट में फ्लैजिला दिखा रखे हैं दोनों में, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, ठीक है, और ये भी बेटा सिंगल ही प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। फ्लैजिला वर्ड है बेटा प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड जो आता है वो फ्लैजिलम आता है, फ्लैजिलम सिंगुलर वर्ड है और फ्लैजिला प्लूरल वर्ड है। समझ आ गई बेटा? ये चार शेप समझ में आई बच्चों? चलो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहा, अभी 3-4 मिनट है आपकी क्लास में, बाकी कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है बच्चों, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके बेटा, ओके बच्चों।